अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीरे जहाँ की एपिसोड 12 आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 12 की तरफ चलते हैं। सनशाइन वो रात घर आया तो बिना चेंज किए सीधा नूर के फ्लैट में गया था, जहाँ वो खामोशी से गैलरी में चेयर रखकर बैठी थी। चाय का मग रखे रखे ठंडा हो गया था, लेकिन वो अपनी सोचों में गुम थी। जब जरमान की आवाज़ पर सर उठाकर उसे देखने लगी, वो अंदर आते उसके सामने बैठा। आज वो काफ़ी लेट हो गया था। तुम घर आ गई थी तो मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैं परेशान हो रहा था, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। इतनी कॉल्स करी हैं मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने एक दफ़ा भी रिसीव नहीं की। माही ने मुझे बताया कि तुम घर ही हो तो मैं रिलैक्स हुआ हूँ। जरमान ने कुछ गुस्सा कुछ फिक्र से कहा तो नूर शर्मिंदगी से सर झुका गई। वो हम भूल गए थे। फ़ोन फ़ोन हमारा पता नहीं किधर रखा है। सॉरी मान। वो बेध्यानी में फ़ोन इधर उधर देखते मान की तरफ देखकर सॉरी कहने लगी। मान ने उसे गौर से देखा, जिसके रंग उड़े हुए थे। गुमसुम सी बैठी नूर बुझी बुझी सी थी। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? जरमान ने माथे पर बल डालते 2 उंगलियां उसके माथे पर रखी तो वो नफी में सर हिलाने लगी। नहीं मान, हम ठीक हैं। आप हमारी इतनी फिक्र ना किया करें। हमारे लिए हर वक्त परेशान ना हुआ करें प्लीज। नूर बेजारी से सर चटक कर बोली तो जरमान ने उसे देखा और फिर देखता रहा। वो खामोशी से खड़ा हुआ और जाने लगा। जब नूर को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो बेध्यानी में क्या कह गई थी, उसने जल्दी से उचक कर मान का हाथ थामा तो वो खुद जो जाने के लिए खड़ा हुआ था वहीं जम सा गया। नूर ने मिन्नत भरी नजरों से उसकी पुश्त को देखा। वो ये नहीं कहना चाहती थी वो इस शख्स को कैसे झटक सकती है। उसे गुस्सा आया था खुद पर। जरमान पलटकर उसे देखने लगा, जो उसे ही देख रही थी। हमें माफ कर दे मान, हमारा कहने का मतलब वो नहीं था। हम बस ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे लिए इतना परेशान होते हैं, अपने काम को एक तरफ कर देते हैं। हमें ये अच्छा नहीं लगता कि हमारी वजह से आपको और आपके किसी काम का हर्ज हो। हमें माफ कर दें। वो वैसे ही सदमे की हालत में खड़ा था, क्योंकि नूर ने उसका हाथ अभी भी थाम रखा था। जबकि उसकी माफी पर वो होश में आता मुस्कुराता उसके सामने चेयर रखकर बैठा और नरमी से अपना हाथ छुड़वाया। तो तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुम्हारे लिए हर काम एक तरफ है, तुम सबसे पहले हो। वो बेध्यानी में उसकी आंखों में देखकर बोला, जहां उसके जुमले से नूर की आंखों में उलझन दर आई थी। मेरा मतलब है तुम, आली और माही मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मुझे फिक्र लगी रहती है। जरमान ने जुमला दुरुस्त किया तो नूर उसकी आंखों में देखते नफी में सर हिलाने लगी। हम आपकी जिम्मेदारी नहीं है मान, आपने हमें अपनी जिम्मेदारी बना रखा है। उसकी बात पर जरमान खामोश होते उसे देखने लगा। शास्ता आंटी आपको बहुत याद करती हैं, आप मिल क्यों नहीं आते उनसे? आली की फिक्र ना करें, हम उसे संभाल लेंगे। नूर उसे बोली तो वो खामोशी से उसे तकता रहा। क्या वो बिल्कुल भी उसकी मोहब्बत को महसूस नहीं कर सकती थी? क्या उसकी मोहब्बत इतनी कमजोर थी कि नूर तक उसकी आंच भी ना पहुंच सकी? नहीं, वो आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट केस पर काम कर रहा हूँ, तो कुछ महीनों तक मसरूफ रहूंगा। 3-4 महीनों बाद चक्कर लगाऊंगा हवेली का, जरमान ने कहा तो नूर ने खामोशी से सर हिलाया। उसे सुबह ऑफिस की बात याद आई। आपको शाहनवाज गाजी पर जो शक था शायद सही था। मिस्टर सुल्तान आपसे मिलना चाहते हैं कल इसी सिलसिले में। गाजी अपने होटल की तामीर के लिए बहुत खामोशी से अंडरग्राउंड एरिया बनवा रहे हैं, जिसका उन्होंने किसी से जिक्र नहीं किया है। आपको पक्का लगता है कि इस गैंग में गाजी भी शामिल है? नूर ने पूछा तो जरमान भी खामोशी से सर अस्पात में हिलाता उसे सुनने लगा। वो इसी केस पर काम कर रहा था और उसे यकीन था कि शाहनवाज गाजी भी इन लोगों का हिस्सा है। वही नहीं, उसका एक बेटा भी है, शहरोज गाजी। ये दोनों बाप बेटे लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाते रेड लाइट एरिया में बेचते हैं। जितनी अब तक की मेरी तफ्तीश है, इससे यही साबित होता है कि ये पूरी गैंग है जो पूरे पाकिस्तान में जगह जगह फैली हुई है। इन लोगों ने बहुत सी मासूम लड़कियों को अपनी कैद में रखा हुआ है, लेकिन कहाँ, ये भी हम ढूंढ निकालेंगे। और यकीनन ये शाहनवाज गाजी भी इस काम में मुलव्वस है, और अगर ऐसा है तो हमारे लिए बहुत आसानी हो सकती है। जरमान ने उसे तफसील से बताया तो वो अफसोस से नफी में सर हिला गई। कितनी लड़कियां होती हैं जो गैर मर्दों पर भरोसा कर लेती हैं और फिर उनके अंजाम इतने इबरतनाक बना दिए जाते हैं। क्यों लड़कियां इतनी कमज़ोर होती हैं कि अपने माँ बाप से भी ज़्यादा किसी गैर पर भरोसा कर लेती हैं? नूर को अपना दुख याद आया था। वो भी तो इसी तरह किसी गैर पर इतना भरोसा कर गई थी, लेकिन शायद उस पर अल्लाह का करम था कि सही वक्त पर उसकी आंखें खोल दी गई थी।
शायद बाज दफा हमारे साथ जो होता है बेहतरी के लिए होता है। अगर उसके साथ भी ऐसा कोई हादसा होता तो वो आज ना जाने कहाँ होती, किस हाल में होती, उसकी इज्जत महफूज होती या नहीं होती। आजकल ये कितना आम हो गया था। नूर ने सोते अजियत से आंखें बंद की थीं। इन लड़कियों का दुख कहीं ना कहीं वो महसूस कर सकती थी, लेकिन वो सोच भी नहीं सकती थी कि इससे कहीं ज्यादा बुरा उनके साथ हो रहा होगा। जरमान ने उसे कर्ब में मुब्तला देखा तो वो उठकर उसके करीब हुआ। नूर, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ? जरमान ने उस पर जोर दिया था कि ये लड़की इस तरह अपनी माजी को याद नहीं करती थी, वो तो भूल जाना चाहती थी सब। मान, आज अल्मीर सिकंदर भी ऑफिस आए थे, नूर ने कहा तो जरमान ने मुठ्ठियां भींचते उसकी बात को बहुत जब्त से सुना था। कुछ कहा तो नहीं उसने तुमसे? जरमान के पूछने पर नूर ने नजर उठाकर उसे देखा तो एक आंसू उसकी आंख से टूटकर गिरा था, जो सारी हकीकत जरमान के सामने आश्कार कर गया था। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अब वापस आ ही गया है तो अपनी मौत से भी मिलकर ही जाएगा, जरमान ने गुस्से में उठते हुए कहा। तो नूर भी खड़े होते उसका हाथ थामकर उड़े हवासों के साथ उसे देखने लगी। नहीं मान, आप इस मामले में हरगिज नहीं बोलेंगे। हम किसी किस्म की कोई लड़ाई फसाद नहीं चाहते, हमने इन्हें उनकी असलियत दिखा दी है। आज हम पहले वाली हाला नहीं है जो उनसे डरकर खामोश होकर बैठ जाएंगे। नूर ने फिर उसका हाथ थामते कहा तो जरमान ने दांत खींचते अपना गुस्सा काबू किया। नूर, एक बार में उससे बात करूंगा तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, मुझे करने दो बात, जरमान ने माथे पर तेवरी सजाए कहा। तो नूर ने नफी में सर हिलाया। प्लीज नहीं, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। तो जरमान ने गहरा सांस भरते उसकी तरफ चेहरा किया। तुम सो जाओ, अपना ख्याल रखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ हूँ। अगर कभी भी जरूरत पड़े तो सिर्फ एक आवाज देना, लेकिन आइंदा ये आंसू जाया नहीं करना, जरमान ने मजबूत लहजे में कहा। तो नूर खामोशी से उसे देखती सर अस्बात में हिला गई। जरमान जा चुका था तो वो भी उठते अपने कमरे में आ गई। आज आली उसके कमरे में ही लेटा था। कभी कभी उसके बेटे को अपनी माँ पर एक्स्ट्रा प्यार आ जाया करता था तो वो अपनी माँ के रूम में आकर लेट जाया करता था, वरना वो तो अब बिग बॉय है। उसका अलग रूम था जहाँ वो अकेला सोता था। वो खामोशी से उसके करीब आते उसके माथे को चूमती उसके गिर्द बाजू रखते सो गई थी। वो इस वक्त बाहर गार्डन से कमरे में जा रहा था। सोचों का मरकज हानम ही थी। वो खुद नहीं जानता था कि आजकल उसकी सोचों पर इसी लड़की का बसेरा है जिससे वो बेतहाशा चिढ़ खाता था। वो उसकी सुबह की मलीशा की उतारी गई नकल को याद करते हल्का सा मुस्कुराता हुआ कमरे में जा रहा था जब पीछे से दादो की पुकार पर रुका। बेटा, ये अल्मीर सुबह से पता नहीं कहाँ गया हुआ है, अभी तक नहीं आया। जावियार, उसको कॉल कर। दादो जो कब से उसके इंतजार में बैठी थी अब जावियार से बोली थी। वो घड़ी में वक्त देखता फोन निकाल गया था जहां मलीशा की बेतहाशा कॉल्स आई हुई थी। उसने इग्नोर करते अल्मीर को कॉल मिलाई थी जिसने फौरन ही कॉल काट दी थी। जावियार के माथे पर बल पड़े थे। उसकी हरकत पर थोड़ी ही देर में उसे हैवी बाइक की आवाज आई। फोन से तो वो आंखें घुमा गया। आ गया आपका लाडला, ले लें खबर, जावियार कहते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था जब अल्मीर ने बेध्यानी में घर में कदम रखा था। घने बाल बिखरे हुए थे, व्हाइट शर्ट आधी जींस के अंदर थी आधी बाहर, चेहरे के तासरात स्पॉट थे। मीर बेटा, कहाँ रह गया था तू? सुबह का गया हुआ था, दादो को कॉल तो करके बता देता, मैं परेशान हो रही थी बेटा, दादो ने उसके पास आते उसके गालों पर हाथ रखते कहा। जो दादो की आवाज सुनते चौंका था। उसकी बिखरा सा हाल देख दादो परेशान होने लगी थी जैसे वो महसूस कर गया था। अरे माय लेडी, पुराने दोस्त मिल गए थे, इतने दिनों बाद वापसी हुई है ना, इस बार तो काफी देर तक उनके पास बैठा। सॉरी, वो उनको सीने से लगाते स्पाट चेहरा लिए बोला तो वो उसकी पीठ पर एक थप्पड़ लगा गई। दादो का ख्याल नहीं आया तुझे बेशरम, वो गुस्से से बोली तो अल्मीर फीका सा हंसा। किसी चीज का होश ही नहीं रहा दादो, पुरानी यादें नशा ही इतना गहरा चढ़ाती हैं। वो हाला यूसुफ को याद करते बोला तो दादो उसे परेशानी से देखने लगे। क्या हुआ बेटा, कौन सी यादें, क्या कह रहा है तू? अरे दोस्तों की पुरानी यादें दादो, आप भी ना, खाना खा लिया था आपने? उनके कंधे पे हाथ रखते चलते हुए बोला तो वो सर हिला गई। हाँ खा लिया था, वो ज़ियान है ना, उसके नाटक खत्म नहीं होते, कहता है दादो के साथ ही खाऊंगा, दादो ने चलते चलते कहा, जबकि अल्मीर तो यहाँ होकर भी यहाँ नहीं था। सुबह से उसे एक सांस सुकून की नहीं आई थी, रगों में खून उबल रहा था। गुस्से से उसे किसी ने थप्पड़ मारा था और थप्पड़ भी इस आम सी लड़की ने। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई थी कि वो अल्मीर को थप्पड़ मारे? दादो, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, अल्मीर ने दादो को कमरे में छोड़ते हुए कहा। हाँ हाँ मेरा बच्चा, तू जा सो जा, आराम कर, वो कहते अपने कमरे में चली गई थी। जब वो यहाँ से सीधा
जिमिंग एरिया में गया था, शर्ट उठाकर दूर उछाली थी गुस्से में और पानी का जग उठाते खुद पर सारा पानी बहाया था कि शायद ऐसे आराम आ जाए, लेकिन नहीं। हाथों में बॉक्सिंग ग्लव्स पहनते उसने पंचिंग बैग को मारना शुरू किया था। वो मारता रहा कितनी ही देर, जब आखिर में थक हार कर उसने खुद को एक सिंगल सोफे पर ढीला छोड़ा। कानों में फिर उस थप्पड़ की आवाज गूंजी थी। उसके लफ्ज खून की गर्दिश बढ़ा रहे थे। उसे रह रह कर गुस्सा आ रहा था। मर गई हाला, कहा था ना मर जाए हाला यूसुफ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मार दिया है हमने उस हाला यूसुफ को। हम अच्छी तरह जानते हैं हम क्या हैं, बल्कि आपकी कोई औकात नहीं है कि आप हाला नूर के सामने खड़े होकर ये पूछ सकें कि हम क्या हैं और क्या नहीं। समझे आप, फजूल वक्त नहीं है हमारे पास जो हर ऐरे गैरे पर जाया कर दें। ये सारे जुमले उसके कानों में बाज़गुज़श्त कर रहे थे जब वो धाड़ता हुआ अपनी जगह से खड़ा हुआ। हाला यूसुफ, तुम कैसे मुझे थप्पड़ मार सकती हो? तुमने एक मिनट के लिए नहीं सोचा कि सामने अलमीर खड़ा है, वही अलमीर जिससे तुम मोहब्बत करती थी, वही अलमीर वजाहत। वो गुस्से से धाड़ा था कि सामने हाला हो और वो उसकी सांसें बंद कर दे। तुमने मार दिया हाला यूसुफ को। ये कहते वो अचानक हंसने लगा था। मैं आ गया हूं ना, अलमीर आ गया है, अब हाला यूसुफ फिर से जिंदा होगी। दोनों हाथों से अपने गीले बालों को पीछे करते वो आंखें बंद करते मुस्कुराया था। अलमीर वजाहत सिकंदर इतनी आसानी से भूल जाने वाली शय नहीं है हाला यूसुफ। तुम्हारी छुपी मोहब्बत को फिर उजागर करूंगा और इस बार इससे भी गहरी ठोकर दूंगा कि तुम पछताओगी इस वक्त को जब तुमने अलमीर सिकंदर पर हाथ उठाया था। वो इस वक्त शदीद गुस्से में था। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उसे किसी लड़की ने थप्पड़ मारा है और यकीनन इस थप्पड़ को वो अपनी अना का मसला बनाकर एक बार फिर हाला को बर्बाद करना चाह रहा था। लेकिन अब ये किस्मत उसे बताएगी कि इस बार कौन किसे बर्बाद करेगा। हेलो अहमद, अर्शिया बात कर रही हूँ। अर्शिया अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। सोचों का भंवर एक ही शख्स के इर्द गिर्द था जब उसने अपने एक पुराने दोस्त को कॉल की। आई एम फाइन, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, ज़रूरी काम था। एक शख्स की इंफॉर्मेशन तुम्हें सेंड कर रही हूँ, मुझे इसकी एक एक लम्हे की तस्वीर चाहिए, अर्शिया ने समझाते हुए कहा। तो सामने से रजामंदी जाहिर कर दी गई। जब तक मैं ना कहूँ तुम्हें नजर रखनी है, गॉट इट, अर्शिया ने तंबीह करते कहा। तो सामने से कलाम के बाद फोन रख दिया गया। वो इस वक्त ब्लैक शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहने हुए थे जहां से बाजू झिलमिला रहे थे। जितना अकड़ना है ना यारम सुल्तान, अकड़ लो, लेकिन मैं जिसे चाहती हूँ उसे हासिल करके छोड़ती हूँ। हर रास्ता बंद कर दूंगी, तुम्हें मुझ तक आना ही पड़ेगा। वो यारम को तसव्वुर में लाते गहरी नींद में चली गई थी। जब से उसे अलमीर से ये बात पता चली थी कि यारम का इरादा अब शादी का है, उसका दिमाग सिर्फ इसी तरफ लग गया था कि यारम सुल्तान किसी और का हो जाएगा। और ये बात वो कैसे गवारा कर लेती कि वो किसी और का हो जाए। यारम सुल्तान तो सिर्फ और सिर्फ अर्शिया का था। सुबह सुबह वो लोग ऑफिस में मौजूद थे जबकि हानम का पैर अब कदरे बेहतर था। उसका मूड आज बहुत अच्छा था क्योंकि उसे जावियार सिकंदर ने कल सॉरी कहा था, इसलिए वो कल से ही खुशबाश थी। अब ये कोई छोटी बात तो थी नहीं कि वो मगरूर इंसान उसे सॉरी बोले। जब उसे सामने से फिर मलीशा आती नजर आई, उसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। मलीशा को देखते उसने बुरा सा मुंह बनाया था। कल इस लड़की की वजह से उसने बिना किसी गलती के उसे सॉरी बोलना पड़ा था और ये हानम की इंसल्ट थी जो वो तो कम से कम कभी ना भूलती। जावियार से तो मामला सुलझ गए थे कि उसने खुद सॉरी कह दिया था, लेकिन इसको तो वो नहीं छोड़ेगी। हानम ने आंखें छोटी करते ये सब सोचा और मलीशा को देखते मुस्कुराई, जबकि मलीशा आज बेतहाशा गुस्से में आ रही थी और उसका रुख सीधा जावियार के कैबिन की तरफ था। हानम ने इधर उधर नजरें घुमाई। इस वक्त सब अपने कामों में मसरूफ थे। फिर उसने दूर से जावियार को आते देखा था जो इस वक्त किसी से कॉल पर बात करता हुआ आ रहा था। इसका मतलब वो इस वक्त ऑफिस में मौजूद नहीं था। हानम हल्का सा मुस्कुराई। मलीशा उसके बराबर से गुजरती ही कि हानम उसके आगे पैर ले आई थी और वो जो इस वक्त गुस्से में जा रही थी लड़खड़ाने से जमीन पर गिरी। उसके मुंह से चीख निकलने से पहले ही हानम अपनी चेयर पर बैठ चुकी थी। फाइल्स खोलती, पेन उठाते वो इससे ऐसे अदाकारी कर रही थी जैसे वो कब से काम ही कर रही थी। मलीशा के मुंह से बेख्तियार चीख निकली तो सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। हानम ने जल्दी से उठते उसे सहारा देते खड़ा किया। जब वो बुरी तरह से हानम को दूर झटक गई कि वो अपने टेबल से जा लगी, हानम ने चीख के साथ अपनी कमर सहलाई। हालांकि उसे लगी ना थी, लेकिन वो ऐसे जाहिर करने लगी जैसे बहुत लगी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिराने की, यू चीप गर्ल। मलीशा चीखी तो सब हैरानी से देखने लगे, जबकि उसकी चीख से दूर खड़ा जावियार भी मुतवज्जो हुआ था। मैम, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने कब आपको गिराया? मैं तो अपना काम कर रही थी। हानम आंखें नम करते हुए बोली, जबकि स्टाफ भी अब गुस्से से उसे देखने लगा। एक तो वो खुद गिरी थी
हानम को इतनी बुरी तरह धक्का दिया था और फिर उसी पर इल्जाम भी लगा रही थी। यू लायर, तुम मुझे झूठा कह रही हो। मैंने खुद तुम्हें देखा है, तुमने मुझे गिराया है। यू मिडिल क्लास चीप गर्ल, तुम मामूली सी वर्कर मुझे झूठा कह रही हो। मनीषा चीखी थी अब की बात और गुस्से में हाथ उठाने लगी थी जब हानम घबराकर दूर हुई और आंखें मीच गई थी। इतने में किसी ने उसका हाथ थामा, जबकि पीछे से यारम की धाड़ पर सब घबराए थे। मनीषा ने डरते पहले अपना हाथ थामने वाले को देखा जो ज़ावियार था, जबकि दूसरी तरफ अपने कैबिन के बाहर खड़ा यारम था जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। यारम के तासरात देखते मनीषा ने थूक निकला था। उसे यारम से वैसे ही खौफ आता था क्योंकि आज तक यारम ने उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की थी, जब भी की थी उसकी बेइज्जती ही की थी। इसलिए यारम ने ज़ावियार से भी कहा था कि अगर वो उससे शादी कर रहा है तो ये उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन वो मनीषा को ऑफिस में हरगिज भी देखना नहीं चाहता। जबकि दूसरी तरफ ज़ावियार का गुस्सा भी सर पर पहुंचा था। उसने उसे मना भी किया था कि दोबारा ऑफिस ना आना, लेकिन वो आज फिर आ गई थी और ये सब कर रही थी। ज़ावी बेबी, मैंने कुछ नहीं किया। उस लड़की ने मुझे जानबूझकर गिराया है जमीन पर और मुझसे अभी इतनी बदतमीजी भी की है। उसने ज़ावियार को सफाई दी थी फौरन, जो उसे गुस्सा भरी निगाहों से घूर रहा था, जबकि मनीषा ने पीछे पलटकर भी नहीं देखा था। वो नहीं चाहती थी यारम उसे यहाँ स्टाफ के सामने जलील करे। ज़ावियार ने गुस्से से उसका हाथ झटका था। सर, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो फाइल्स चेक कर रही थी, गलतियां अंडरलाइन कर रही थी। देखिए, मेरा सारा काम बिखरा पड़ा है। कल भी मैम ने बदतमीजी की थी, लेकिन मैंने इन्हें फिर भी सॉरी कहा था, जबकि मुझे नहीं पता आज भी मैम ऐसे क्यों कह रही हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, सब यही थे, हानम ने नम लहजे में कहा। तो ज़ावियार ने मुठ्ठियां भेजते मनीषा को देखा जो आंखें फाड़े हानम को देख रही थी, जबकि थूक निकलते उसने पीछे आंखें करके देखा था जहां यारम अब कदम उठाते उसके करीब ही आ रहा था। जी सर, हमने खुद देखा है। मिस हानम तो अपना काम कर रही थी, बल्कि मैम ने उनकी इंसल्ट की है और इन पर हाथ भी उठाया है। एक लड़की आगे बढ़कर बोली तो हानम ने आंखें नम करते ज़ावियार को देखा। कल आपने मुझसे सॉरी कहलवाया था, हालांकि मेरी कोई गलती नहीं थी, और आज सब इस बात के गवाह हैं कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। अब आपका इंसाफ क्या कहता है ज़ावियार सर? हानम ने नम लहजा करते कहा और पीछे पलटकर यारम को नम आंखों से देखा जो उसका बाजू थामता आंखों से उसे रोने से मना करता। खूनख्वार नजरों से पहले ज़ावियार और फिर मनीषा को देख रहा था। ज़ावियार से तो बाद में निपटता, लेकिन ये मनीषा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हानम पर हाथ उठाने की? यारम की भारी सर्द आवाज उठी तो मनीषा पलटकर घबराती उसे देखने लगी। यारम, इसने मुझसे बदतमीजी की थी। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो अपने बाल ठीक कर रही थी, हाथ थोड़ी उठाया था मैंने, मनीषा ने बौखलाते हुए यारम से कहा। तो हानम उसकी आंखों में देखते हल्का सा मुस्कुराई। जबकि मनीषा की नजर पड़ी तो वो जलकर रह गई। मनीषा, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, फिर तुम यहाँ क्यों आई? ज़ावियार उसका बाजू अपनी तरफ मोड़ते बोला तो मनीषा घबराई सी उसे देखने लगी। ज़ावी, तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। कल से तुम्हारे घर गई तो पता चला तुम ऑफिस जा चुके हो, तभी मैं यहाँ आई, वो लड़खड़ाते लहजे में बोली थी। ये लड़की तो उसकी सोच से भी तेज निकली थी, और यहाँ आकर ये लड़की, उसने मुझे गिरा दिया नीचे और मुझसे बदतमीजी भी की। वो ज़ावियार को सफाई दे रही थी जो उसके झूठ को सुनते अफसोस में सर हिला गया। शेम ऑन यू मनीषा, मैंने दूर खड़े सब कुछ देखा है, किसने किसको जलील किया है। तुम इतने सारे लोगों के बीच खड़े होकर झूठ बोल रही हो। ज़ावियार दबी दबी आवाज में गुर्रा कर बोला तो मनीषा बौखला गई। सब जानते थे ज़ावियार के गुस्से को, जबकि यारम की बहन पर बात आई थी, बख्शने वाला तो उसे यारम भी नहीं था। ज़ावियार, राइट नाउ इससे कहो हानम को अभी इसी वक्त सॉरी बोले और यहाँ से फौरन जाए। ये तमाशा, ये बदतमीजी हमारे ऑफिस में बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। इस वक्त मैं तुम्हारी वजह से इसका लिहाज कर रहा हूँ, वरना अगर यहाँ अभी कोई और होता तो मैं सीधा गार्ड्स को बुलाता। यारम की सर्द आवाज और सख्त हुई कि मनीषा घबराकर ज़ावियार को देखने लगी। नो बेबी, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये झूठ कह रही है लड़की, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मनीषा उसको समझाते हुए बोली, और जो अब मजीद गुस्से में आ गया था यारम की बातें सुनकर। अभी और इसी वक्त सॉरी कहो मिस हानम से। ज़ावियार ने गुस्से में उसके चेहरे पर फुंकारते हुए कहा तो वो इतनी बेइज्जती पर सब्र का घूंट भरकर हानम को देखने लगी जो उसको देखते ही उसे आंख मारते फिर मजलूम शक्ल बना गई थी। मनीषा ने खूनख्वार नजरों से उसकी हरकत देखी थी जब यारम पर उसकी नजर पड़ी जो उसके तासरात पर उसे बुरी तरह घूर रहा था। मनीषा ने
अपने तासरात फौरन नरम किए, उसे देखा और फिर हानम को देखा। आई एम सॉरी, वो धीमी आवाज में बोली तो हानम ने पहले सर ऊपर करके यारम को देखा जो उसके पीछे ही खड़ा था, जबकि सामने जावियार को देखा। आप लोगों को आवाज आई क्या? मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया, हानम ने फिर नरमी से नम लहजे में कहा। तो यारम ने मलीशा को घूरा। जितनी तेज आवाज में तुम हानम की बेइज्जती कर रही थी, उसी आवाज में सॉरी भी कहो। यारम गुर्रा कर बोला तो मलीशा डर कर 2 कदम पीछे हुई, जबकि जावियार के तासरात भी कुछ अलग ना थे। वो कल हानम के आंसुओं को देखकर समझ गया था कि गलती यकीनन मलीशा की थी, लेकिन उसके बावजूद भी हानम ने उसके कहने पर मलीशा को सॉरी कहा था, जबकि दोबारा इसी तमाशे पर उसे पूरा यकीन था कि मलीशा हानम से जलसी में ये सब कर रही है। आई एम सॉरी, मलीशा ने तेज आवाज में माफी मांगी। तो यारम हानम को अपने हिसार में लेता जावियार की तरफ मुड़ा। जावियार, तुम आगे जानते हो क्या करना है, यारम ने कहा। तो जावियार मलीशा का हाथ थामता उसे ऑफिस से बाहर की तरफ ले गया, जबकि यारम हानम को अपने हिसार में लेता कैबिन में जा चुका था। तुम्हें समझ नहीं आती है मलीशा, फॉर गॉड से तुम्हें किस जबान में समझाऊं कि मेरे ऑफिस मत आया करो। जावियार उसका हाथ लिफ्ट में झटक कर बोला तो वो लड़खड़ाती गुस्से से उसे देखने लगी। तो तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी, तुम्हें मैसेज कर रही थी, मुझे लगा तुम मुझसे नाराज हो। वो अव्वल अल्फाज गुस्से में बोली, जबकि आखिर अल्फाज उसने मासूमियत से मुंह बनाते कहे थे। तो जिस बात पर मुझे तुम पर गुस्सा था, तुमने फिर वही कर दिया। तुम्हें समझ नहीं आता कि कोई फैमिली मेंबर अलाउ नहीं है यहाँ, और तुम बार बार मुंह उठाकर आ जाती हो। जावियार गुस्से से सर्द आवाज में बोला तो वो खामोशी से उसे देखने लगी। आई एम सॉरी जावी बेबी, मैं आइंदा नहीं आऊंगी, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। वो मामला खराब होते देख बोली कि जावियार गुस्से में कहीं उसे छोड़ ना दे। मलीशा तुम घर जाओ, हम इस टॉपिक पर बाद में डिस्कशन करेंगे, जावियार जब्त करते हुए बोला। तो वो 2 लम्हे उसे देखते गुस्से से पलटकर अपनी कार में जा बैठी, और इस हानम को तो वो नहीं छोड़ेगी। जावियार ने गुस्से से आंखें बंद करी तो आंखों के सामने हानम की नम आंखें आईं। एक तो पता नहीं उसके जहन पर वो लड़की क्यों सवार होती जा रही थी। कहने को वो उसे एक आंख नहीं पसंद थी, लेकिन उसकी नम आंखें जावियार की जान का बवाल बनी हुई थी। सर झटकते वो दोबारा अपने फ्लोर की तरफ चला गया था। सॉरी हानी, आइंदा वो यहाँ आकर तुमसे बदतमीजी नहीं करेगी, तुम टेंशन नहीं लो, यारम उसे अपने कैबिन में लेकर आते हुए सोफे पर बिठाते हुए बोला था, जबकि वो अब मुस्कुराकर यारम को देखने लगी। कोई बात नहीं भाई, आप सैड नहीं हो, मैं ठीक हूँ, वो मुस्कुराकर बोली। तो यारम को थोड़ी तसल्ली हुई। जब इतने में जावियार उनके कैबिन में दाखिल हुआ। वो दरवाजा बंद करते वहीं खड़ा था। यारम ने स्पाट नजरों से जावियार को देखा और फिर पलटकर हानम को, हानी आप जाओ, मिस आयशा की हेल्प करो, यारम नरम लहजे में बोला। तो वो सरस बात में हिलाकर उठ खड़ी हुई और दरवाजे तक पहुंचते उसने एक नजर जावियार को देखा, जो नरम नजरों से उसी को देख रहा था। नजरें झुकाते वो कैबिन से चली गई थी। ये सब क्या है जावियार, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, लेकिन वो लड़की ना तुम्हारी कोई बात सुनती है ना उसे कोई फर्क पड़ता है यहाँ के रूल से, और आज वो हानम पर हाथ उठा रही थी। तुम समझ रहे हो ये कितनी इंसल्ट की बात है हमारे लिए। वो सिर्फ यहाँ की एक स्टाफ ही नहीं, मेरी बहन भी है, और मनीषा कल भी आई थी, इससे बदतमीजी की और तुमने उल्टा हानम से ही सॉरी बुलवाया। ये क्या तरीका है जावियार, मैं पूछ सकता हूँ? यारम सर्द आवाज में बोला। तो जावियार ने नजरें इधर उधर घुमाते अपना कोट उतारा और सोफे पर रखा। यार वो कल इन दोनों की बहस हो गई थी, मनीषा रोने लगी थी, मुझे लगा वो सच कह रही है, जावियार ने विंडो से बाहर नजर जमाते कहा। तो यारम ने मुट्ठियां भेजी। देखो जावियार, जो भी है, लेकिन मनीषा ये हरकत नहीं कर सकती यहाँ ऑफिस आकर, वो हमारे स्टाफ को जलील नहीं कर सकती, और इससे कहो हानम से दूर रहे। तुम उसके साथ अपना रिश्ता रखना चाहते हो और मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे मनीषा बिल्कुल भी तुम्हारे लिए पसंद नहीं है, और ये बात मैं साफ तुमसे कहता हूँ। तो बेहतर यही है कि इसे हमारे ऑफिस से और ऑफिस के लोगों से दूर रखो। ये आज हुआ है, आइंदा ना हो। ये हमारी इंसल्ट है कि कोई भी आकर हमारे स्टाफ को जलील करे, यारम ने उसे तंबीह करते कहा, जबकि जावियार को भी इस वक्त मनीषा पर बेहद गुस्सा था। उसकी इन हरकतों से वो बेजार आने लगा था उससे। तुम फिक्र नहीं करो, मैं उसे ठीक कर दूंगा, आइंदा वो यहाँ नहीं आएगी, जावियार ने नरम आवाज में कहा। तो यारम ने माथे पर बल डाले अस्बात में सर हिलाया था। आई होप कि इस बार वो तुम्हारी बात मान ले। यारम उस पर तंज करता अपनी चेयर पर जाकर बैठा था, जबकि जावियार का बस नहीं चला था कि मनीषा की अकल ठिकाने लगा दे जाकर।